जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ज्ञानअप अकेडमी। तो भाई आज के सेशन में हम फिर से करंट अफेयर लेकर के आया हूँ एकदम तगड़े वाले, है ना। स्टेटमेंट बेस्ड वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना आपके एफकेट एग्जामिनेशन में, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो से बन सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, ठीक है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ना सब्सक्राइब कर दिया करो, एक लाइक दे दिया करो, ठीक है, एंड कुछ अच्छा सा कमेंट कर दिया करो। क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे, सबको रिसर्च करके ढूंढ के एक जगह कंपाइल करके पीपीटीज बनाना बहुत सारा मेहनत लगता है। ठीक है, वो सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर कि एक लाइक, सब्सक्राइब, लाइक और एक कमेंट करके जाना, ठीक है, कुछ अच्छा सा। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो पहला हमारा है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026। तो इस पे पता है कि टेररिज्म की बात हो और पाकिस्तान पीछे रह जाए तो ये भाई नामुमकिन से बात हो जाएगी, है ना। इनफैक्ट पाकिस्तान का दूसरा नाम ही क्या है, टेररिज्म है। ठीक है, तो भाई पाकिस्तान ने टॉप कर दिया है, यानी कि कहीं तो ये टॉप किया, ठीक है, और टॉप भी किया तो देखो टेररिज्म में। तो ये फर्स्ट प्राइज़ लेकर के आया है टेररिज्म में। ठीक है, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा टेरराइज कंट्री है। ठीक है, और राइट, तो जहाँ के भी टेररिज्म की बात होती है पाकिस्तान क्या बोलता है, हम फर्स्ट, है ना। तो भाई तो चलो देखो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं इसके बारे में। सो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करते हैं, वाज रिसेंटली पब्लिश्ड बाय, क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये सिडनी बेस्ड इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन रिलीज करता है, हु रिलीजेज ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो आंसर इज इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। गेटिंग इट नाउ। टॉप रैंक पाकिस्तान ने हासिल किया है। ठीक है, रिकॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर, बिंग द कंट्री मोस्ट इम्पैक्टेड बाय टेररिज्म। अबाउट 70% ऑफ डेथ्स फ्रॉम टेररिज्म अकर्ड इन ओनली 5 कंट्रीज, जिसमें से कि पाकिस्तान पहला है, दूसरा है बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर एंड डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की रैंक कितनी है अपनी, इंडिया की रैंक है अपनी 13th। गेटिंग इट, तो याद रह जाएगा पाकिस्तान एक नंबर पे है, इंडिया अपना जो है वो 13th नंबर पे है। ठीक है, वो भी किसके चलते हैं, तो वो भी पाकिस्तान के कारण ही है। अगर पाकिस्तान हमारे बगल पे नहीं होता तो भाई ये 13th रैंक भी नहीं होता। ठीक है, यानी बहुत पीछे होते हैं हम ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, जो कि अच्छी बात होती। गेटिंग इट, तो चलो आगे बढ़ते आगे। दूसरा है हमारा प्रलय मिसाइल, जो कि न्यूज़ में रहा है काफ़ी, है ना। प्रलय मिसाइल के बारे में बात करते हैं भाई। तो ये आपको फोटो में जो भी दिख रहा है ये है आपका प्रलय मिसाइल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये देखो इसका व्हीकल है ये। ऑलराइट, बहुत ही हेवी व्हीकल्स होते हैं। ऑलराइट, तो डीआरडीओ ने कंडक्ट किया है, ठीक है, लॉन्च 2 प्रलय मिसाइल्स फ्रॉम ओडिशा। ओडिशा के कहाँ से, चांदीपुर। ठीक है, याद रखना है आपको, ओडिशा के चांदीपुर से डीआरडीओ ने कंडक्ट किया है अपना 2 प्रलय मिसाइल को लॉन्च किया था, टेस्ट किया था। ठीक है, इट इज़ एन इंडिजिनस, इंडिजिनस का मतलब क्या होता है, स्वदेशी। ठीक है, इट इज़ एन इंडिजिनस शॉर्ट रेंज, ठीक है, शॉर्ट रेंज का है ये, सरफेस टू सरफेस क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस यानी कि जैसे ये आपकी धरती है, ठीक है, एक सरफेस से कहीं से लॉन्च किया गया, ये चली जाएगी अपने आउटर स्पेस पे, फिर वहाँ से ये लोड करके वापस आएगी और जहाँ भी इसको हिट करना है वो अपने टारगेट को जाके हिट कर देगी। ठीक है, और वहाँ पे खतरनाक बॉम्बार्टमेंट हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, यानी कि सरफेस से इसको रिलीज़ किया गया एंड सरफेस पे आके ही इसने बॉम्बार्डमेंट करी। गेटिंग इट, डिजाइन टू कैरी वेरियस टाइप्स ऑफ वॉरहेड्स एंड इंगेज मल्टीपल टारगेट्स प्रोफाइल्स। ठीक है, यानी कि एक साथ ही मल्टीपल टारगेट्स, जैसे मान लो कि यहाँ से तुमने लॉन्च करा, तुम्हें यहाँ भी टारगेट करना है, यहाँ भी, यहाँ तो ये सारे जगह पे जाके एक साथ फटेगी। यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा ऊपर में ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, एंड डिसइंटीग्रेट होने के बाद ये एक साथ जाके सभी टारगेट्स को हिट करेगी। इट इज़ डेवलप्ड बाय डीआरडीओ ऑफ कोर्स फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। ओके, इसकी रेंज की बात करें तो ये 150 से लेके 500 किलोमीटर तक की रेंज ये कवर कर सकता है प्रलय मिसाइल। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि प्रलय मिसाइल कैसा है, शॉर्ट रेंज है। प्रलय मिसाइल कैसा है, सरफेस टू सरफेस क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि शॉर्ट रेंज है इसलिए इसे क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल बोल रहे हैं। अदरवाइज बैलिस्टिक मिसाइल बहुत के की रेंजेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इस किसके द्वारा बनाया गया है, आपको ऑप्शन में देगा, इसरो के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है, या फिर भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दे सकते हैं आपको, तो याद रखना है डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट होती हैं अधिकतर में डीआरडीओ का ही नाम होता है। इसकी रेंज पूछी जा सकती है 150 से 500 किलोमीटर तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर। ठीक है, ध्रुव
NG का मतलब क्या है? NG का मतलब होता है न्यू जनरेशन, ठीक है, ध्रुव न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। तो क्या है भाई इस ध्रुव एनजी में, ठीक है, देखते हैं इसके बारे में भाई। तो ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो ये रिसेंटली कंप्लीटेड इट्स इनाग्रल फ्लाइट इन बेंगलुरु। इसको डेवलप करा जा रहा था काफ़ी टाइम से, एंड इसने अपना पहला मेडन फ्लाइट कवर किया है कहाँ पे? बेंगलुरु में। गेटिंग इट? ओके। तो प्लेटफॉर्म की बात करें अगर हम, तो ये कौन डेवलप कर रहा है इसको? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स ने डेवलप करा है। ये है आपका ALH ध्रुव, ठीक है, इन एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड ट्विन इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। ये इंपॉर्टेंट है। कैसा इंजन है ये ट्विन इंजन मल्टी रोल, यानी कि इसे आप ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इसे आप वॉर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लॉजिस्टिक सप्लाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। गेटिंग इट? तो ये इसीलिए इसे क्या बोला जा रहा है? मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। और ये इसका इंजन कैसा है? ये ट्विन इंजन है। तो ये आपको स्टेटमेंट में आ सकता है कि ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर इज सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर। क्या ये बात सही है? नहीं भाई, ये ट्विन इंजन है, ठीक है। इट इज़ डेवलप्ड बाय DRDO। नहीं भाई, इट इज़ डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स। गेटिंग इट? यहाँ पे ALH का मतलब क्या है? ALH का मतलब ही, LH का मतलब हो गया लाइट हेलीकॉप्टर, और A का मतलब हो जाएगा आपका एडवांस्ड। गेटिंग इट? तो ये आपका हो गया एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। ALH ध्रुव इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड ट्विन इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। वेरिएंट की बात करें इसके हम, तो ये न्यू जनरेशन, ये सिविलियन वर्जन एंड मॉडर्न एवियोनिक एंड सिस्टम्स। तो इसके दो वर्जन, सॉरी एक वर्जन है, सिविलियन वर्जन अभी ये डेवलप करा गया है, ठीक है ना। इसके रोल की बात करें अगर हम, तो डिज़ाइन फॉर ट्रांसपोर्ट, एयर एम्बुलेंस, डिजास्टर रिलीफ, टूरिज्म एंड यूटिलिटी मिशंस, ठीक है। तो मिशंस के लिए यूज़ किया जा सकता है ये। एयर एम्बुलेंस की तरह इसे यूज़ किया जा सकता है। डिजास्टर रिलीफ में आपको अगर सप्लाई पहुंचाना है, तो सप्लाई, जैसे अभी आसाम में बाढ़ आया हुआ है, अगर वहाँ पे आपको लो लेवल पे जाके आपको सप्लाईज़ को सप्लाई पहुंचाना है, लाइक लोगों की छतों तक पहुंचाना है, तो आप किससे जाओगे? हेलीकॉप्टर से जाओगे, आप एरोप्लेन से तो जाओगे नहीं, ठीक है। तो ये मल्टी रोल इसीलिए इसे कहा गया है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट के लिए, टूरिज्म के लिए भी इसे यूज़ किया जा सकता है। लाइक आप देखोगे अगर केदारनाथ, वैष्णो देवी, ये सब जगह पे हेलीकॉप्टर्स चलते हैं, तो वहाँ पे भी इसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो भाई ये इसकी खासियत है ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर्स की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सूर्यास्त्र। सूर्यास्त्र का मतलब क्या है? पाकिस्तान का अंत कर देना, ठीक है। इसीलिए भाई, इसीलिए लिटरली बोल रहा हूँ, सूर्यास्त का मतलब पाकिस्तान का अंत कर देना। क्योंकि सूर्यास्त का मतलब होता है जैसे ही सूरज डाउन हो गया है ना, यानी कि सूरज डूबने वाला है भाई। तो भाई सूर्यास्त्र जो है वो हमने कहाँ से एक्वायर करा है? बेसिकली हमने इजराइल से एक कोऑर्डिनेट करके ये हमने डेवलप करा है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी जानते हैं कि इंडियन आर्मी हैज़ साइंड अ 293 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट। कितने का? 293 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विथ प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर NIBE लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विथ इजराइल फॉर द सप्लाई ऑफ एडवांस्ड लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र। तो सूर्यास्त्र के बारे में पूछ लिया कि व्हाट इज सूर्यास्त्र, इज इन न्यूज़, सूर्यास्त्र वाज इन न्यूज़, व्हाट इज दिस? तो इट इज़ एडवांस्ड लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, ठीक है। ये क्या है आपका? रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। यहाँ से आपको रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे। ये तो आपको ड्रोन दिख रहा है अभी, लेकिन यहाँ से रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। ओके। इट इज़ इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर, यानी कि एक साथ आप बहुत सारे रॉकेट्स को लॉन्च कर सकते हो। कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रिसीजन सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक्स एट रेंज एक्सटेंडिंग अप टू 300 किलोमीटर्स, ठीक है। यानी कि अगर इसे कहीं से रिलीज़ करा गया, ठीक है, जैसे यहाँ से एक रॉकेट लॉन्च रिलीज किया, तो ये अप टू 300 किलोमीटर्स जाके ये किसी टारगेट को हिट कर सकता है, ठीक है। तो ये है इसकी खासियत। और प्रिसीजन के साथ हिट कर सकता है, यानी कि एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ना। कैपेबिलिटी की बात करें अगर हम, कैन इंगेज मल्टीपल टारगेट साइमल्टेनियसली एट वेरिंग रेंजेस। बहुत सारे टारगेट्स को एक साथ इंगेज कर सकता है, ठीक है। कैन इंटीग्रेट मल्टीपल रॉकेट टाइप्स, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स को ये यहाँ बहुत सारे टाइप्स के रॉकेट को यहाँ इससे लॉन्च करा जा सकता है। एक्यूरेसी ऑफ लेस देन 5 मीटर्स, 5 मीटर से भी कम की एक्यूरेसी है इसकी। दैट मीन्स अगर तुमने यहाँ पे किसी को टारगेट करा है, दैट मीन्स इसके 5 मीटर के आसपास जाकर के ये रॉकेट गिरेगा, इससे बाहर ये नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको, आपने जो टारगेट चूज़ करा है, उस टारगेट को जाके डैमेज जरूर देगा, ठीक है। कैन फायर लाइटिंग म्यूनिशंस अप टू 100 किलोमीटर, ठीक है। गेटिंग इट? ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका MP ATGM, ठीक है।
MPATGM, पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछ लेगा एग्जामिनेशन में। तो आपको यहाँ से देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, इस पिक्चर में कि ये एक आदमी है, इसके कंधे पे एक रॉकेट लॉन्चर रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ये कुछ फायर कर रहा है। तो भाई MPATGM का फुल फॉर्म ही तुमसे पहले पूछ लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। क्या है इसका मतलब, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अगेंस्ट अ मूविंग टारगेट। बेसिकली ये किसी मूविंग टारगेट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो इसको किसने बनाया है, DRDO ने बनाया है। फ्लाइट टेस्टेड इंडिजिनली, ठीक है, अभी मैंने बताया स्वदेशी है ये। डेवलप्ड थर्ड जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अगेंस्ट अ मूविंग टारगेट। इट इज़ अ शोल्डर लॉन्च्ड, यानी कि इसको कंधे पर रख के लॉन्च किया जाता है, जैसा मैंने अभी फोटो में दिखाया। देखो ये कंधे में रखा हुआ है एंड इसको लॉन्च करा जा रहा है ना। तो कंधे में रख के इसे लॉन्च किया जाता है। पोर्टेबल है, यानी कि इसको आप कहीं भी जाके लॉन्च कर सकते हो, कहीं भी उठा के ले जाओ, वहाँ से इसको लॉन्च कर दो। मिसाइल सिस्टम स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू काउंटर एनिमी टैंक्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स। जो आपकी आपकी एनिमी की टैंक्स आ रही है, जैसे यहाँ पे ये आपका वॉर हो रहा है, ठीक है, एंड यहाँ से एनिमी के टैंक आ रहे हैं, ठीक है। ये मान लो एनिमी का टैंक है, ठीक है, एनिमी का टैंक आ रहा है यहाँ से, एंड आप कहीं पे यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है, आराम से कंधे पे लगाओ भाई MPATGM और इसकी तरफ फायर कर दो। तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है, यानी कि टैंक के खिलाफ ये वर्क करेगा, बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज लाइक इमेजिंग, इंफ्रारेड, होमीज सीकर, ऑल इलेक्ट्रिकल कंट्रोल एक्विजिशन सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। यानी कि बेसिकली जब इसका लॉन्च किया जाता है तो ये इसके इंफ्रारेड, इससे निकलने वाले एनर्जी को ये ट्रेस करेगा एंड वहाँ पे जाके ये इसको हिट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल की अगर हम बात करते हैं तो भाई DRDO ने ही इसे बनाया है, ठीक है। डिस्प्लेड द लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल LRASHM। आपको ये फुल शॉर्ट फॉर्म दे देगा एंड आपसे ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल किसने डेवलप करा है, तो भाई DRDO ने डेवलप करा है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा आपके। ड्यूरिंग द 77th रिपब्लिक डे परेड, तो जनवरी में आपको पता है 26 ऑफ जनवरी को, ठीक है, रिपब्लिक डे परेड में DRDO ने इसे शोकेस किया था, ठीक है, जो कि अपना 77th रिपब्लिक डे था। आपको बताना है कि कौन हमारे चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक, यानी कि 77th रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, ये आपको कमेंट डाउन करना है, ठीक है। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक लाइट मिसाइल डिज़ाइन टू मीट द कोस्टल बैटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन नेवी, ठीक है। तो ये किसके लिए है, इंडियन नेवी के लिए डेवलप करा गया है। रेंज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलोमीटर की रेंज है इसकी। कैन इंगेज स्टैटिक एंड मूविंग टारगेट, यानी कि एक स्टैटिक टारगेट को, यानी किसी खड़े टारगेट को भी जाके हिट कर सकता है एंड किसी मूविंग टारगेट को भी जाके ये हिट कर सकता है, ठीक है। नाउ फर्स्ट टू इट्स काइंड विथ इंडिजिनस एवियनिक सिस्टम एंड हाई एक्यूरेसी सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं भाई, ठीक है। उसके बाद स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो ये क्वासी बैलिस्टिक ट्रोजेक्टरी है, अचीविंग पीक स्पीड ऑफ 10 मैक एंड मेंटेनिंग एन एवरेज ऑफ 5 मैक वाइल स्कीपिंग मैनूवर्स। अब देखो मैक्स क्या होता है, तो भाई अगर तुम्हारी स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, क्या होता है जनरली 343 मीटर्स पर सेकेंड होता है, ठीक है, मीटर्स पर 343 मीटर पर सेकेंड होता है आपके साउंड का स्पीड। अगर आपका स्पीड जो भी आप मिसाइल या फिर रॉकेट्स आपके लॉन्च कर रहे हो, अब वो स्पीड ऑफ साउंड से कितने टाइम्स ज़्यादा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैक नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ साउंड से 10 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि एक सेकेंड में ये 343 इंटू 10 इतनी की स्पीड से ये चल सकता है, ठीक है, और मिनिमम 5 मैक तक ये चल सकता है। तो ये इसकी क्या है, स्पीड है। प्रोपल्सन की बात करें अगर हम, पावर्ड बाय 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्सन सिस्टम, हाँ ये स्टेटमेंट में आ सकता है, ठीक है, कि ये 2 स्टेज है एंड इसका सॉलिड प्रोपल्सन सिस्टम है। आपको एग्जामिनेशन में क्या करेगा, यहाँ पे लिक्विड दे देगा और यहाँ पे सिंगल स्टेज दे देगा, तो वो गलत है। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करी जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्सन सिस्टम है, परफॉर्म्स एन अनपावर्ड ग्लाइड विथ रिक्वायर्ड मनूवर आफ्टर द सेकेंड स्टेज बर्न आउट, ठीक है। स्टिल्थ की बात करें अगर हम, यानी कि कितना ये छिप सकता है एनिमी के रडार से, तो इस फ्लाई एज लो एल्टीट्यूड एंड हाई स्पीड टू इवेड रडार डिटेक्शन, ठीक है। तो ये लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है, ठीक है, ये जो है ये आपको लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करेगा, ठीक है, सो दैट कि एनिमी का जो रडार सिस्टम है, एनिमी का जो रडार सिस्टम है उससे क्या हो जाए, ये बच जाए, और स्पीड से फ्लाई करता है। रडार में लगे कोई पक्षी पाया हुआ है, इस टाइप से लगेगा उसको, है ना।
चलो अगला करंट अफेयर है हमारे पास C295 एयरक्राफ्ट, ठीक है, C295 एयरक्राफ्ट, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ये एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे इस एयरक्राफ्ट से एग्जामिनेशन में, ठीक है। 2 शिफ्ट में इस बार एफकेट का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो भाई C295 एयरक्राफ्ट की बात करें अगर हम, तो इंडियाज़ फर्स्ट मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट विल बी रोल्ड आउट बिफोर सितंबर 2026, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है, बस इसकी लॉन्चिंग होनी है जो कि सितंबर 2026 से पहले पहले हो जाएगी। इट इज़ बिंग मैन्युफैक्चर्ड एट द एयरबस टाटा फाइनल असेंबली लाइन इन वडोदरा। कहाँ पे होने वाला है ये? वडोदरा में होने वाला है, ठीक है। वडोदरा में इसकी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी गई है बेसिकली, ठीक है। मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया जा रहा है? एयरबस और टाटा के ज्वाइंट वेंचर से इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इट इज़ अ मीडियम रेंज, ठीक है। कैसा है ये? मीडियम रेंज ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। कैसा है ये? ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। और ये मीडियम रेंज है, ट्विन इंजन है इस पर लगे हुए हैं। इट इज़ एन एफिशिएंट टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैविंग अ फ्लाइट इंड्योरेंस ऑफ अप टू 11 आवर्स, यानी कि 11 घंटे तक ये लगातार ये फ्लाई कर सकता है। गेटिंग इट? यानी कि 11 आवर्स तक लगातार ये एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई कर सकता है। दूसरे की फीचर की बात करें तो शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इसको टेक ऑफ और लैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग रनवे की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे से रनवे पे भी ये टेक ऑफ कर जाएगा एंड लैंड कर जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी खास बात है, याद रखना है। C295 एयरक्राफ्ट कैसा है? ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट। और ये कैसा है? ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ठीक है। और ये इसकी मैक्सिमम फ्लाइट टाइम कितनी है? 11 आवर्स है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास PSLV C62 या फिर EOS-N1 मिशन के नाम से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो PSLV, ठीक है, C62 की अगर मैं बात करूं तो ये क्यों न्यूज़ में था? बिकॉज इट इंक्लूड्स द लॉन्च ऑफ EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अलॉन्ग विथ 15 को पैसेंजर सैटेलाइट्स, यानी कि दूसरे देशों के भी हमने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं PSLV से फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कस्टमर्स। EOS-N1 is designed to strengthen space-based monitoring capability, ठीक है। It will also demonstrate KID और Kestrel Initial Technology, ठीक है। Kestrel Initial Technology Demonstrator, ये इसका फुल फॉर्म है, Kestrel Initial Technology Demonstrator from a Spanish startup, ठीक है। गेटिंग इट? तो ये स्पेन का एक स्टार्टअप है KID, तो उसके द्वारा ये लॉन्च, उसमें भी लॉन्च में ये कंपनी भी शामिल है इसके। KID या स्मॉल स्केल प्रोटोटाइप ऑफ अ री एंट्री व्हीकल, ठीक है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि जब ये वापस आएगा स्पेस में से, जैसे इसने यहाँ से लॉन्च किया हमने, ठीक है, लॉन्च कर दिया, अब ये एटमॉस्फेयर के बाहर चला गया, जब इसे अपना ऑर्बिट मिल जाएगा, ठीक है, ऑर्बिट मिल जाएगा, क्योंकि रॉकेट तो वापस आ जाते हैं ना, सैटेलाइट तो आगे चला जाता है, रॉकेट तो वापस आ जाते हैं। तो ये री एंट्री व्हीकल है, यानी कि वापस से आएगा और इसे कैप्चर कर लिया जाएगा ताकि उसको फिर से दूसरे लॉन्च के लिए यूज़ किया जा सके, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है। तो ये री एंट्री, ठीक है, कहाँ गया? री एंटर टू अर्थ एटमॉस्फेयर टुवर्ड्स स्प्लैश डाउन इन साउथ पैसिफिक ओशन। तो ये भाई वापस आएगा तो कहाँ पे आएगा? वापस आएगा तो ये ओशन में आएगा, है ना, ओशन में वापस आएगा। अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है नहीं कि ये वापस से आके जहाँ से लॉन्च हुआ था वहीं पे आके ये वापस आ जाए। स्पेस एक्स ने इसे हासिल कर लिया है, लेकिन हमारे इसरो के पास अभी ये टेक्नोलॉजी आई नहीं है। तो इसे हमें मजबूरन कहाँ करना पड़ेगा? इसे हमें ओशन में डंप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओशन में जब आएगा तो ये स्प्लैश डाउन इसीलिए लिखा हुआ है, स्प्लैश डाउन इन साउथ पैसिफिक ओशियन। EOS-N1 and 14 co-passenger satellites will be injected into सन स्क्रॉनस ऑर्बिट। कहाँ पे इसको इंजेक्ट किया जाएगा? सन स्क्रॉनस ऑर्बिट में। एंड KID कैप्सूल इनटू री एंट्री ट्रेजेक्ट्री, और इसको KID कैप्सूल जो है उसे कहाँ पे री एंट्री ट्रेजेक्ट्री में ही रखा जाएगा, सो दैट कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आ सके। तो कैप्सूल हम किसे बोल रहे हैं भाई? वो जो नीचे लॉन्च होता है ना, जैसे ये रॉकेट है, ठीक है, ये ऊपर का इसका मेन पार्ट हो गया। अब ये तो चला गया सैटेलाइट आगे, तो ये जो मेन जहाँ जिसमें हम फ्यूल भरते हैं, ठीक है, तो ये वापस आएगा, तो इसी को हम क्या बोले? कैप्सूल, KID कैप्सूल री एंट्री ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अफगानिस्तान पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था काफ़ी दिनों से, ठीक है। तो पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया ऑपरेशन
गजब लिल हक, ठीक है, गजब लिल हक, ये किस आ सकता है नाम, ठीक है। गजब लिल हक ऑपरेशन किस देश ने लॉन्च करा था? तो पाकिस्तान ने लॉन्च करा है। और दूसरा, अफगानिस्तान ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन रद अल जुल्म, ठीक है, रद अल जुल्म, ये किसने लॉन्च किया? अफगानिस्तान ने लॉन्च किया, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू आर्टिलरी फायर, ग्राउंड लेवल अटैक, एयर एंड ड्रोन स्ट्राइक टारगेटिंग इन क्रिटिकल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। तो भाई देखो, पाकिस्तान क्या करता है, जब भी इसके देश में कुछ भी होता है तो ये तुरंत अपना दोष कहाँ पे डाल देता है? अफगानिस्तान पे डाल देता है कि अफगानिस्तान ही करवा रहा है, जबकि वो कुछ करता भी नहीं है। इससे आ जाता है तालिबान को गुस्सा, एंड तालिबान भी अपना सब्र तोड़ करके इस पर फायरिंग कर देता है। तो ये भाई यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जो कि एक ऑपरेशन आया, बीच में टर्की आ गया था इसको सुलझाने के लिए कि भाई मत लड़ो तुम लोग दोनों, ऐसे विद दिस दैट करके, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम ये याद रख लेना कि गज़ब के बात आएगा तो पाकिस्तान है, और रद अल जुल्म की बात आई तो अफ़गानिस्तान है। अगला है हमारा सबसे फेमस, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की बात करते हैं। तो पहले तो यही बताओ कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज किसको किसको कनेक्ट करता है, कौन से दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है? तो भाई गल्फ़ ऑफ पर्सिया एंड गल्फ़ ऑफ ओमान और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। तो ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जहाँ से मेजर ऑयल ट्रेडिंग किया जाता है, ठीक है। ऑयल की सप्लाईज जो होते हैं मेजर, वर्ल्ड में जो ऑयल की सप्लाईज होती है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, क्योंकि तेल ज़्यादा किसके पास है? ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, कतर, इन्हीं सारे देशों के पास ज़्यादा तेल है भाई। और एंड यहाँ से ये शिप निकलेगी तभी तो बाकी जाके दूसरे देशों तक पहुँचेगी। जब यहाँ से ये रास्ता ही ब्लॉक हो जाएगा तो शिप कैसे निकलेगी यहाँ से, ठीक है। तो बस इसी की लड़ाई चल रही थी काफ़ी दिनों से। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की बात करें, स्ट्रेट इज़ लोकेटेड बिटवीन ईरान एंड ओमान, ठीक है, एंड इज़ लिंक द पर्शियन गल्फ टू द गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन सी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मुझे बताओ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के साथ कौन कौन अपनी कंट्री जो है बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो भाई स्ट्रेट ऑफ हार्मुज यहाँ पे देखो, ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। तो आपको यहाँ पे ओमान देखने को मिलेगा, यहाँ पे यूएई, यहाँ पे कतर, यहाँ पे ईरान। या फिर आ सकता है पर्शियन गल्फ़ के साथ कौन सी कंट्रीज़ अपनी बॉर्डर शेयर करती है? तो कतर हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, है ना, इराक हो गया, ईरान हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया। तो ये सारे देश हैं, ठीक है। रेड सी की बात करें तो यहाँ पे यमन है, यहाँ पे सऊदी अरबिया, जॉर्डन है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये आपका क्या है? ये आपका इजिप्ट है, गेटिंग इट। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि रेड सी के साथ कौन शेयर कर रहा है, कैस्पियन सी के साथ कौन शेयर कर रहा है, ठीक है, कैस्पियन सी, ठीक है, क्योंकि कैस्पियन सी पे भी इसराइल ने अटैक करा था, ठीक है, क्योंकि ईरान और रशिया दोनों यहाँ से ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है कैस्पियन सी, एंड ये है आपका रशिया, इधर वाला पार्ट आपको रशिया दिख रहा होगा। तो यहाँ से कैस्पियन सी पे भी इसराइल ने हमला करा था, तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका ALH-MK3, ठीक है, यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर MK3 की अगर हम बात करें, कितना अच्छा हेलीकॉप्टर है ना, देखने से कितना अच्छा लग रहा है। तो भाई इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन कॉन्ट्रैक्ट टू एक्विजिशन ऑफ 6 ALH-MK3 मैरीटाइम रोल फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, एंड वर्टिकल लॉन्च स्टिल मिसाइल फॉर इंडियन नेवी, ठीक है, SHTIL मिसाइल, ठीक है, SHTIL मिसाइल। तो भाई स्टिल मिसाइल इसे हम बोल सकते हैं। ये कैसा है आपके लिए? ये जो हेलीकॉप्टर है, ये जो हेलीकॉप्टर ये कैसा है आपके लिए? ये है आपके लिए ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है, विथ स्टेट ऑफ आर्ट फीचर्स, यानी कि बहुत ही यूनिक फीचर्स के साथ है ये, सुपीरियर टू द करेंटली ऑपरेटेड एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी मिशन फॉर शोर बेस्ड एयरफील्ड्स एज वेल एज फ्रॉम शिप टू सी, ठीक है भाई। साइंड विथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बेंगलुरु अंडर बाई डिज़ाइन डेवलप्ड एंड कैटेगरी, बाई कैटेगरी में इसको रखा गया है, यानी कि बस इसे खरीद ही लेना है, ठीक है, इंडियन इंडिजिनसली डिज़ाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी, ठीक है। तो ये नहीं भी याद रखोगे चलेगा, बट ये याद रखना कि ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। ALH-MK3 किसके लिए हमने परचेज़ कर रहे हैं? इंडियन नेवी के लिए परचेज़ कर रहे हैं। इसका मेन रोल क्या रहेगा? कोस्टल सिक्योरिटी को देखना रहेगा। कैसे इंजन है इसके पास? ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें स्टिल मिसाइल की, ठीक है, स्टिल मिसाइल की, तो ये कैसा है? सरफेस टू एयर मिसाइल है,
यानी कि सरफेस से लॉन्च होगा और एयर में जाके यह बॉम्बार्डमेंट करेगा। प्रोवाइडिंग रैपिड रिएक्शन, ऑल वेदर इंगेजमेंट कैपेबिलिटी एंड इम्प्रूव्ड सर्वाइबिलिटी इन कॉन्टेस्टेड मरीटाइम इन्वायरमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट साइंड विथ JSC रोसोबॉर्न एक्सपोर्ट रशिया फेडरेशन। तो बेसिकली ये एक रशियन कंपनी है JSC रोसोबॉर्न एक्सपोर्ट, उसके साथ स्टिल मिसाइल का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये मिसाइल कहाँ की है? ये मिसाइल आपकी रशिया की है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मिनटमैन 3। ठीक है, मिनटमैन 3 ये मिसाइल आपको दिख रहा होगा, ये US एयरफोर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये मिसाइल कहाँ की है? ये बेसिकली मिसाइल USA की है। तो USA में अगर हम देखें, द यूनाइटेड स्टेट कंडक्टेड अ टेस्ट लॉन्च ऑफ मिनटमैन 3। इट इज़ एन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक हम इसे वॉर, जब भी कभी वॉर हो ऐसा, तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक इसे हम यूज़ कर सकते हैं। पार्ट ऑफ US न्यूक्लियर ट्राइड। ठीक है, ओके, इट इज़ न्यूक्लियर मिसाइल लैंड बेस्ड वेपन अंडर द कंट्रोल ऑफ US एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड। ठीक है, तो बेसिकली कैसा है? ये न्यूक्लियर मिसाइल लैंड बेस्ड है। ठीक है, इट हैज़ 3 सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स। ठीक है, 3 सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स मोटर विथ स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 23 मैक एट बर्नआउट। तो मैंने बताया स्पीड ऑफ साउंड के 23 टाइम्स ज़्यादा ये इसकी स्पीड रह सकती है। इसकी रेंज की बात करें तो 6000 प्लस माइल्स। ठीक है, और 5218 नॉटिकल माइल्स, यानी कि इसकी रेंज 6000 से ज़्यादा माइल्स की हो सकती है इसकी रेंज। ठीक है, नॉटिकल माइल हम बेसिकली ओशियंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है क्या? मिलिट्री एक्सरसाइज। तो मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज लैमित्य। लैमित्य की बात करें तो ये क्या? बाई एनियल ज्वाइंट मिलिट्री, यानी 2 साल में एक बार होता है भाई। किसके साथ हो रहा है? इंडिया और सिशेल्स के साथ होता है। ठीक है, इंडिया और सिशेल्स के साथ। 2026 में क्या हुआ है कि फर्स्ट टाइम जो है वो ट्राई सर्विस यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के तीनों फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया है इस वाले एडिशन में, 2026 वाले एडिशन में। ठीक है, और दूसरा एक्सरसाइज की अगर बात करें तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन है यहाँ पे, एक्सरसाइज सी ड्रैगन। ठीक है, ये बेसिकली एनुअल US नेवी लेड का US नेवी के द्वारा ये कंडक्ट करवाया जाता है, एक्सरसाइज सी ड्रैगन। ठीक है, तो ये बस आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ये है ठीक है, कि अगर आप एफकेट दे रहे हो तो भाई टेस्ट सीरीज जरूर दो। ठीक है, टेस्ट सीरीज देने के लिए आप ये जो QR दिख रहा है यहाँ पे, इस QR को आप स्कैन कर सकते हो, सीधे आप टेस्ट सीरीज पे लैंड करोगे। ठीक है, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप टेस्ट सीरीज पे लैंड करोगे। तो ये QR जाओ, यहाँ पे टेस्ट सीरीज दो, आराम से मज़े करो। एंड दूसरी बात ये है कि अगर आप एफकेट 0127 के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो भाई 15 अगस्त से बैच स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। ठीक है, बेसिकली मैं ही स्टार्ट करूँगा, सारी सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैंने खुद एफकेट को 5+ टाइम्स मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे पता है कि कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अल्फ़ा बैच स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत ही कम सीट रखूँगा मैं इस पर। यहाँ पे लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स मिलेगी आपको, इसके बाद सिलेबस कंप्लीशन भी होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मैं लूँगा। ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप भी लूँगा। लाइक अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक को आपको अच्छे से और समझना है तो मैं 1-to-1 भी समझाऊँगा, डाउट क्लियरिंग भी करवाऊँगा। ठीक है, फिर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फुल लेंथ मॉक दूंगा, और जितनी भी आपको रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, क्विजेस वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएंगी वो एक टेलीग्राम ग्रुप पे करवाया जाएगा। इसके लिए आपको कुछ अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। खास बात यह है कि जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए फ़ी 499 का रहने वाला है। उसके बाद 20 स्टूडेंट के बाद जो भी आएंगे उनके लिए उनको फिर 1499 पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई अगर आप 20 स्टूडेंट्स में होना चाहते हो तो यूज़ करना कोड फर्स्ट 20। ठीक है, फर्स्ट 20। एंड इसे इनरोल करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो। ठीक है, या फिर मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, गेटिंग इट, या फिर इस वेबसाइट पे जाके आप इनरोल कर सकते हो। तो 3 ऑप्शन है, सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। एक अच्छा सा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ते रहो। जय हिंद।